27 मार्च 1977 स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड पर मौजूद लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दो मैसिव बोइंग पैसेंजर प्लेन्स एक ही रनवे पर आपस में टकरा गए और एक ही पल में 583 लोगों की जान चली गई। उस दिन लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर अनयूजुअल से भी ज्यादा भीड़ थी। ये एक छोटा सा आइलैंड एयरपोर्ट था जहां सिर्फ एक रनवे और एक टैक्सीवे था, लेकिन उस दिन हालात बिल्कुल अलग थे। पास ही के ग्रैन कनारिया के गैंडो एयरपोर्ट पर टर्मिनल के अंदर एक फ्लावर शॉप में बम फट गया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट तुरंत बंद कर दिया गया और वहां जाने वाली सभी फ्लाइट्स को लॉस रोडियोस की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। इन्हीं डाइवर्टेड फ्लाइट्स में से दो थीं, KLM फ्लाइट 4805 एम्स्टर्डम से और पैन अमेरिकन फ्लाइट 1736 लॉस एंजलिस से। दोनों का डेस्टिनेशन सेम था, ग्रैन कनारिया, लेकिन दोनों लॉस रोडियोस पर खड़े थे। लेकिन यहाँ सिर्फ ये दो फ्लाइट्स नहीं थीं, एक के बाद एक कई फ्लाइट्स यहाँ आ चुकी थीं। एयरपोर्ट की टैक्सी वे इतनी भर गई कि प्लेन्स को पार्क करने की जगह ही नहीं बची। नतीजा, अगर कोई प्लेन टेक ऑफ करना चाहे तो उसे रनवे पर ही टैक्सी करना पड़ रहा था। ये सिचुएशन टावर कंट्रोलर्स के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि वे इतने हैवी ट्रैफिक के आदी नहीं थे। ऊपर से वो रविवार का दिन था, सिर्फ 2 कंट्रोलर्स ड्यूटी पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर कोई ग्राउंड रेडार भी नहीं था, सब कुछ बस नजर और रेडियो के भरोसे चल रहा था। और जैसे जैसे शाम हुई, घना कोहरा छाने लगा, विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। कंट्रोलर प्लेन्स नहीं देख सकते थे और पायलट्स रनवे को। डाइवर्ट हुई फ्लाइट्स के पैसेंजर्स के लिए ये इंतजार बेहद थका देने वाला था। कब निकलेंगे इसका कुछ पता नहीं था। पैन अमेरिकन फ्लाइट के पैसेंजर्स का हाल तो और भी बुरा था। टर्मिनल में जगह नहीं थी, जिस वजह से उन्हें उस तपती गर्मी में ही प्लेन के अंदर ही बैठे रहना पड़ा। KLM फ्लाइट में एक पैसेंजर थी, रॉबिना वान लानोट। वो टेनेरिफ की ही रहने वाली थी। जब फ्लाइट यहाँ उतरी तो उसने सोचा घर तो पास ही है, और वो प्लेन से उतरकर सीधे अपने घर चली गई। उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये डिसीजन उनकी जान बचाने वाला है। बाकी सभी पैसेंजर्स में ज्यादातर टूरिस्ट थे और उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। शाम के करीब 5 बजे गैंडो एयरपोर्ट को दोबारा से सेफ डिक्लेयर कर दिया गया। पैसेंजर्स ने सुकून की सांस ली। सब वापस अपने अपने प्लेन्स में बोर्ड हुए और क्रूज ने डिपार्चर की तैयारी शुरू की। जैसे जैसे प्लेन्स निकलने लगे, KLM फ्लाइट को भी इंस्ट्रक्शन मिला रनवे के एंड पर जाकर टेक ऑफ पोजीशन लेने का। साथ ही पैन अमेरिकन फ्लाइट को कहा गया कि वो रनवे पर टैक्सी करते हुए तीसरे जंक्शन से एग्जिट करे। लेकिन घने कोहरे में एक अनजान एयरपोर्ट पर रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। पैन अमेरिकन के पायलट्स तीसरा जंक्शन मिस कर गए और धीरे धीरे चौथे मोड़ की तरफ बढ़ते रहे। और अब सिचुएशन ये थी कि रनवे के एक एंड पर KLM 747 टेक ऑफ के लिए रेडी खड़ा था और उसी रनवे पर दूसरी तरफ से पैन अमेरिकन का 747 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों के बीच सिर्फ घना कोहरा था। KLM फ्लाइट के कॉकपिट में थे कैप्टन जैकब वान जेंटन, KLM के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट्स में से एक। उन्हें 10,000 से भी ज्यादा घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, लेकिन उस शाम वो बेचैन थे। KLM के नियमों के मुताबिक क्रू के लिए कंटिन्यूअस ड्यूटी आवर्स की एक लिमिट होती है और वो लिमिट खत्म होने के करीब थी, जिससे फ्लाइट को डिले करना पड़ सकता था। बस इसी जल्दबाजी में उन्होंने बिना टावर की परमिशन लिए ब्रेक्स छोड़ दिए और प्लेन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर ने उन्हें तुरंत टोका। सर, हमें अभी टेक ऑफ क्लियरेंस नहीं मिली है। कैप्टन ने प्लेन रोका और बोले, हाँ मुझे पता है, जाओ पूछो। फर्स्ट ऑफिसर ने टावर से कांटेक्ट किया। टावर ने जवाब में बताया टेक ऑफ के बाद फ्लाइट किस रूट से जाएगी। यानी ये टेक ऑफ की क्लियरेंस नहीं थी, ये सिर्फ एयरबोर्न होने के बाद का रूट था। कैप्टन ने रूट के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ा और फिर फर्स्ट ऑफिसर ने इंस्ट्रक्शंस रिपीट किए और कहा, वी आर नाउ एट टेक ऑफ। टावर ने कहा, ओके, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू। ठीक उसी पल पैन अमेरिकन फ्लाइट ने भी रेडियो पर बताया कि वो अभी भी रनवे पर है। दोनों ट्रांसमिशंस एक साथ आईं और एक दूसरे से टकराकर स्टैटिक में बदल गईं, जिसकी वजह से KLM के कॉकपिट में सिर्फ एक वर्ड सुनाई दिया, ओके। कैप्टन वान जेंटन के लिए बस यही शब्द काफी था। उन्होंने कहा, वी आर गोइंग, और प्लेन को फुल थ्रॉटल पर आगे कर दिया। फ्लाइट इंजीनियर ने पूछा,
क्या पैन अमेरिकन रनवे क्लियर कर चुका है? वान ज़ेंटन ने बिना रुके जवाब दिया, ओह यस। केएलएम के कॉकपिट में उस वक्त बैठे फर्स्ट ऑफिसर और इंजीनियर को डाउट हो रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो इस इंडस्ट्री के लेजेंड थे। कंपनी में उनकी तस्वीर ब्रोशर पर छपती थी। उनसे सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। केएलएम का विमान तेजी से रनवे पर दौड़ने लगा। उधर पैन अमेरिकन कॉकपिट में पायलट्स को कोहरे के बीच एक तेज रोशनी दिखी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत है। उन्होंने तुरंत प्लेन को साइड में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन वान ज़ेंटन ने भी आखिरी पल में प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की, इस सोच में कि शायद पैन अमेरिकन के ऊपर से निकल जाएं, लेकिन वो भी नहीं हो सका और केएलएम का विमान पैन अमेरिकन से जा टकराया और फिर रनवे पर गिरकर एक विशाल आग के गोले में तब्दील हो गया। पैन अमेरिकन भी जल उठा, लेकिन उसमें से 61 लोग बच निकले। केएलएम के प्लेन में कोई नहीं बचा, एक भी नहीं। रनवे पर लगी आग घंटों तक बुझाई नहीं जा सकी। कुल मिलाकर 583 लोग की मौत हो गई। हादसे के बाद कई देशों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबका एक ही कंक्लूजन था, ह्यूमन एरर। कैप्टन वैन ज़ेंटन की जल्दबाजी, कॉकपिट में किसी का ना बोलना और रेडियो पर अनक्लियर लैंग्वेज। केएलएम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और विक्टिम्स के फैमिलीज को कंपेंसेशन दिया, लेकिन इस हादसे के बाद से एविएशन की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। रेडियो कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाए गए। ओके जैसे कैजुअल शब्दों की जगह क्लियर और हर इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना मैंडेटरी हो गया। और टेक ऑफ वर्ड अब सिर्फ तभी बोला जाएगा जब टेक ऑफ की एक्चुअल परमिशन दी जा रही हो। कॉकपिट की हायरार्की भी बदली गई। हर क्रू मेंबर को राइट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि अगर कुछ गलत लगे तो बोले, और सीनियर पायलट का फर्ज है कि वो सुने, क्योंकि हायरार्की से ऊपर सेफ्टी आती है। दुनिया भर में इस हादसे की याद में मेमोरियल बनाए गए और हर बार जब कोई पायलट हेडसेट पहनकर टावर से बात करता है, उन प्रोटोकॉल्स में, उन शब्दों में, उन 583 लोगों की याद जिंदा रहती है। यह हादसा हुआ था कुछ सेकंड्स की बेसब्री और एक उलझे हुए रेडियो मैसेज की वजह से, लेकिन इस भारी कीमत पर मिली एक लेगेसी आज एविएशन में कम्युनिकेशन के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो इसी हादसे की देन है, ताकि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा इतनी बड़ी तबाही ना बन सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।